गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन चर्चा करेंगे क्षेत्रीयतावाद, रीजनलिज्म। देखिए, राष्ट्रीय एकीकरण में कई परंपरागत चीजें ऐसी जुड़ी हुई होती है जैसे जातीयता, भाषावाद। ये जो परंपरागत व्यक्ति की जो निष्ठाएं होती है, क्या ये परंपरागत निष्ठा है? ये परंपरागत निष्ठाएं राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने के लिए, राष्ट्रीय एकीकरण में एक बाधक तत्व के रूप में ये निष्ठाएं एक रोड़ा बन करके, बाधाओं में बाधा बन करके वो एक बाधा उत्पन्न करते हैं। फलतः राष्ट्रीय एकीकरण नहीं हो पाता है। राष्ट्र में एकजुटता का भाव, राष्ट्रीयता का भाव नहीं होता है। इसी राष्ट्रीयता के भाव के अभाव के कारण क्या होता है? कई वाद उत्पन्न होते हैं। वह क्षेत्रीयतावाद, संकीर्ण सोच को लेकर के सांप्रदायिकतावाद। तो ये जो क्षेत्रीयतावाद है, इसका तात्पर्य क्या है? तो हमें क्षेत्रीयतावाद को समझने से पूर्व क्षेत्र क्या है ये समझना पड़ेगा। व्हाट इज द रीजन? उसके बाद में तो रीजनलिज्म समझ में आएगा। तो क्षेत्र को समझने के लिए प्रोफेसर श्री राम माहेश्वरी सहित कई पॉलिटिकल विशेषज्ञों ने अपनी अलग अलग प्रकार की परिभाषाएं दी। उसमें सबसे सटीक एक परिभाषा अपने सामने है, वो है आर्थिक, भौगोलिक और सामाजिक आदि कारणों से पृथक अस्तित्व के प्रति जागरूकता का भाव क्षेत्र कहलाता है। यानी कि भाषा, जाति, राजनीतिक कारण, ऐसे आर्थिक, भौगोलिक और सामाजिक आदि कारकों के कारण पृथक अस्तित्व की, स्वतः की भाव, इस प्रकार की भावना जो जागृत होती है, वह जागृत भावना क्षेत्र कहलाती है। इसमें पृथक अस्तित्व की जो बात होती है, उसके अंतर्गत जैसे एक महाराष्ट्र के अंदर रहने वाला व्यक्ति और एक महाराष्ट्र के विदर्भ प्रदेश का रहने वाला व्यक्ति, तो विदर्भ प्रदेश का जो व्यक्ति है उसके मन में वृद्धव जो अपना जो विदर्भ प्रदेश है और उसके प्रति एक अलग प्रकार का लगाव होता है। इमोशनल अटैचमेंट, भावात्मक एक लगाव होता है। विदर्भ में प्रति भावात्मक लगाव तथा महाराष्ट्रीयन या महाराष्ट्र के प्रति अलगाव का भाव, दो परस्पर विपरीत बातें हो गई। अब जैसे राजस्थान है, राजस्थान में जैसे कोई मारवाड़ है, तो मारवाड़ी का अपने मारवाड़ क्षेत्र के प्रति जो भावात्मक लगाव है, और जो शेखावटी है उसके प्रति जो अलगाव का भाव है, या शेखावटी के क्षेत्र के रहने वाले व्यक्ति के मन में शेखावटी के प्रति लगाव तथा मारवाड़ी के प्रति जो अलगाव का भाव है,
ये अलग अलग प्रकार की जो भावनाएं हैं, ये क्या कहलाती है? ये क्षेत्र की ओर संकेत करती है। इसमें सन ऑफ सॉइल, धरती पुत्र की अवधारणा अपने उस क्षेत्र विशेष के प्रति जो लगाव का भाव है, उस लगाव की भाव के बारे में व्यापक रूप से तर्क देना, असंगत है फिर भी उसको उचित, अनुचित है फिर भी उसको तार्किक रूप से सही रखने की कुचेष्टा करना, ये क्या होता है? क्षेत्रवाद की ओर अग्रसित करता है। अब इसी क्षेत्र से, रीजन से, रीजनलिज्म, क्षेत्रीयतावाद, क्षेत्र यानी कि रीजन, उसके आगे फिर वही रीजनलिज्म, इसमें देखिए राष्ट्र जैसे व्यापक दृष्टिकोण का परित्याग करते हुए राज्य या प्रांत के प्रति अपनी भावना उजागर करना या प्रांत के प्रति भावात्मक लगाव जाहिर करते हुए राष्ट्रीयता के भाव के प्रति अलगाव जाहिर करना, ये क्या कहलाता है? ये क्षेत्रीयतावाद कहलाता है। यानी कि कौन सी अवधारणा, कौन सा कॉन्सेप्ट है? क्षेत्रवाद का कौन सा कॉन्सेप्ट है? तो क्षेत्रीयतावाद का जो कॉन्सेप्ट है उसका तात्पर्य होता है, यानी कि राष्ट्रवाद के ठीक विपरीत या उसका विलोम। राष्ट्रवाद का तात्पर्य होता है राष्ट्र के प्रति भावात्मक लगाव, आर्थिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, प्रत्येक क्षेत्र राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव, राष्ट्रवाद रूपी यज्ञ की वेदी में अपने आप को वेदी मानते हुए आहूत करने का जो भाव होता है, ठीक उसके विपरीत क्षेत्र के प्रति इसी प्रकार का भाव रखते हुए, क्षेत्र के प्रति अपने आप को समर्पित करते हुए जो भावना जागृत की जाती है, उस क्षेत्र की भूमि पुत्र की अवधारणा देते हुए अपने आप को प्रतिष्ठित करने की जो चेष्टा की जाती है, वो क्षेत्रीयतावाद कहलाता है, रीजनलिज्म कहलाता है। उस क्षेत्रवाद को समझने के लिए हम यदि समझे कि भारत में ये क्षेत्रीयता का या क्षेत्रवाद का जो भाव है, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, ये भारत में किस प्रकार इसकी भावना है वो बलवंती हुई है, क्षेत्र के प्रति समर्पण का जो भाव है, प्रांत या राज्य के प्रति समर्पण का जो भाव है और राष्ट्र के प्रति अलगाव का जो भाव है, इस प्रकार की भावनाएं बलवंती कैसे हुई, इन भावनाओं को बल कैसे मिला या उनके सपने साकार कैसे हुए, उसको समझने के लिए हमें भारत में क्षेत्रीयतावाद की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसको समझना पड़ेगा। यानी कि ऐतिहासिक विरासत क्या है? वसुदेव कुटुंबकम का भाव रखने वाला भारत, संपूर्ण विश्व एक कुटुंब है, परिवार है,
वो भाव रखने वाला विश्व गुरु भारत, बोडोलैंड, गोरखालैंड, विदर्भ प्रदेश, मारवाड़, मेवाड़, क्या है ये सब? पूर्वांचल, उत्तरांचल, बुंदेलखंड, ये समझने योग्य बात है। भारत के ऐतिहासिक विरासत में इस प्रकार की संकुचित दृष्टिकोण का कोई स्थान नहीं। बहुत व्यापक दृष्टिकोण रखने वाला भारत, संपूर्ण विश्व अपना कुटुंब है, परिवार है, इस प्रकार की भाव रखने वाला भारत। क्षेत्रीयतावाद का भाव कदाचित हो ही नहीं सकता। लेकिन यहां समझने योग्य यह बात है कि इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न हो गई भारत में। ये एक दिन में नहीं हुई है। मलेच्छ मंतव्य वाले विदेशी आक्रांता जो आए, उन्होंने अखंडित भारत को खंड खंड करने की जो मलिन मंतव्यों की जो योजनाओं को बनाया, उनको क्रियान्वित किया, उस समय जो बीज बोए, उस विस्मय बीज ने आज जो विषाक्त क्षत्रियतावाद का जो परिवेश उत्पन्न किया है, उसको हमने ऐतिहासिक विरासत के रूप में पढ़ने और समझने के लिए हमें मजबूर होना पड़ता है। देखिए, ऐतिहासिक विरासत में हमें लंबे कालखंड तक जाने की जरूरत नहीं है। ब्रिटिश अधीनस्थ भारत, जब भारत स्वतंत्र होता है, स्वतंत्रता के बाद में एक था ब्रिटिश अधीनस्थ भारत, एक था देसी रियासतें। तो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन, नेशनल मूवमेंट एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, दोनों जो साथ साथ चले, उस नेशनल मूवमेंट को कमजोर करने में देसी रियासतों की महत्वपूर्ण भूमिका भी रही है। क्योंकि जो ब्रिटिश अधीनस्थ भारत था, उसमें कई जन जागरण, राजनीतिक, सामाजिक और पारिवारिक क्रांतिकारियों ने आंदोलनों के रूप में एक ऐसी जागृत भावना का संचालन किया, जिससे लोगों के मन में एक राष्ट्रीयता का भाव अंकुरित हुआ, जो क्षेत्रवाद के या क्षेत्रीयतावाद के ठीक विपरीत है। उस क्षेत्रीयतावाद के विपरीत भाव को समझने के लिए हमें थोड़ा गहराई से और तह तक जाना पड़ेगा। जितने भी आंदोलन हुए हैं, आप देख लीजिए, वहां दो प्रकार की बातें रही है। ब्रिटिश अधीनस्थ जितने भी क्षेत्र था, जितना क्षेत्र था, उस क्षेत्र में इन आंदोलनों ने गति पकड़ी है। मलिन मंतव्य वाले उन मलेच्छ अंग्रेजों ने क्या किया, देसी रियासतों को अपने पक्ष में कर दिया। अपने पक्ष में करके और वहां जो आंदोलन हो रहे थे, उन जन आंदोलनों को कुचलने की चेष्टा की। तो उस कुचेष्टा के कारण हमारे आंदोलन है वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर भी रहे। कुछ राज्यों में तो वास्तव में इसी प्रकार की परिस्थितियां उन्होंने उत्पन्न कर दी। तो इस ऐतिहासिक विरासत को समझने के लिए देसी रियासतें और प्रांतों में इतनी जन जागृति नहीं हुई थी, राष्ट्रीयता का भाव इतना जागृत नहीं हुआ था जितना ब्रिटिश अधीनस्थ भारत में हुआ था।
क्योंकि ब्रिटिश अधीनस्थ भारत में जितने भी क्रांतिकारी थे, आंदोलनकारी थे, जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, उसको गति ज्यादा मिल रही थी, उसको बल अत्यधिक मिल रहा था। उस अत्यधिक बल के कारण वो भावनाएं अत्यधिक बढ़ गई, तो राष्ट्रीयता का भाव लोगों में संचारित हो गया, अंकुरित हो गया और प्रखर राष्ट्रवाद के वहां पर बीज रोपित हो गए। ठीक इसके विपरीत देशी रियासतों और प्रांतों में इतना अंकुरण नहीं हुआ, तो वहां क्या रहा? क्षेत्रवाद की भावना रही। देश के सामने ऐसा संकट भी उत्पन्न हो गया था कि ये जो राज्य है ये पृथक होने की बात करते हैं, और जो पृथक करने की जो स्वायत्ता की बात थी वो इतनी बढ़ गई थी कि छोटे छोटे वो राज्य, देशी रियासतें, कुछ तो कह रहे थे हम पाकिस्तान में मिलेगी, कुछ कह रहे कि नहीं हम तो वहां से अलग अपना एक अलग राष्ट्र का निर्माण करेंगे। तो यहां पर यह बात समझने योग्य है कि जो हमारी ऐतिहासिक विरासत है, उस राष्ट्रीय आंदोलन में जब भारत स्वतंत्र होता है उस समय भी यह क्षेत्रीयता की भावना या क्षेत्रीयतावाद की जो भावना है वो निश्चित रूप से अंकुरित थी। अब वो जो भावना अंकुरित हुई थी उस समय जो राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व करता थे और कालांतर में भारत की राजनीति में निर्णायक भूमिका में वो आते हैं, तो भारत की राजनीति में भी क्षेत्रीयतावाद अंकुरित हो जाता है। तो उसके प्रमुख कारण कौन कौन से थे? भारतीय राजनीति में क्षेत्रीयतावाद के प्रमुख कारण कौन कौन से थे? तो उसमें हम समझेंगे भौगोलिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, आर्थिक, भाषा, जाति और राजनीतिक कारण। कुछ अन्य कारण भी थे। प्रोफेसर रजनी कोठारी पॉलिटिक्स इन इंडिया अपनी जो पुस्तक है उसमें लिखते हैं ये जो 7 प्रमुख कारण हैं, उसमें जैसे भौगोलिक क्षेत्र में आपकी जो भू आकृति है कुछ इस प्रकार की है, वो क्षेत्र विशेष कुछ क्षेत्रीय विषमता को ध्यान में रख करके या क्षेत्र की जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियों की एक रूपता को देख करके पहाड़ी या मरुस्थल के क्षेत्र को लेकर के एक रूपता का भाव होता है। अब बाड़मेर के चौटन से लगा करके चूरू के राजगढ़ तक हम यदि देखें तो ये मरु प्रदेश है। भूगोल की दृष्टि से देखें तो ये मरु प्रदेश है। हम यदि राजगढ़ के लोग शेखावटी में जाने की कुछ चेष्टा करते, शेखावटी में नहीं, वैसे भी ये जांगड़ू प्रदेश का एक क्षेत्र है। लेकिन यदि हम भौगोलिक दृष्टि से देखें तो जलवायु हो, चाहे बालू हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में देखें तो यह एक मरु प्रदेश अलग से बन सकता है। मैं राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी हूं। कुछ जो राजनीति में रुचि रखते हैं और जो राजनीति करना चाहते हैं उन विद्यार्थियों को इस प्रकार का सुझाव भी देता रहता हूं। यदि किसी को वास्तव में राजनीति में कुछ बड़ा हासिल करना है तो बड़े लक्ष्य के लिए छोटे मार्ग काम नहीं आते। बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपको बड़ा मार्ग, कांटों भरा मार्ग, लंबा
चुनना पड़ेगा और उसके लिए साधना करनी पड़ेगी। कोई भी झंडा उठा लीजिए इस क्षेत्र का व्यक्ति कि ये मरु प्रदेश है, अलग से राज्य बनना चाहिए। मैं निश्चित रूप से कहता हूं राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी के नाते उसको सफलता मिलेगी। गुरुजी शिबू सोरेन को झारखंड के नाम पर मिल सकती है तो यहां भी मिलेगी। पॉलिटिकल साइंस में कई प्रकार की पॉसिबिलिटी रहती है। तो ये क्या हो गया, भौगोलिक दृष्टि से एक क्षेत्र हो गया। तो इस प्रकार का अलगाव का भाव ध्यान में रख करके जो बात दी जाती है वो क्या होती है, क्षेत्रीयतावाद होती है। फिर होता है सांस्कृतिक। भारत में सबसे बड़ी विचित्रता है विविध प्रकार की संस्कृतियों को लेकर के भारत का अनुपम और बेजोड़ उदाहरण मिलता है। उस किसी भी संस्कृति की प्रकृति को लेकर के हम यदि कोई बात करें और कोई एक रूपता का उदाहरण देकर के यदि पृथकता की बात करें तो निश्चित रूप से वो क्या होगा, क्षेत्रीयतावाद होगा कि यह वहां की संस्कृति है, वह वहां का कल्चर है। जो कल्चर को लेकर के जो पर्टिकुलर रीजन है उस रीजन में जो समान रूप से वेशभूषा, जलवायु और वहां के रीति रिवाज, कस्टम और सिस्टम जिस परंपरा के अनुरूप चलता है वो वहां का क्या कहलाता है, सांस्कृतिक एक रूपता कहलाती है। और वही सांस्कृतिक एक रूपता कालांतर में एकता के सूत्र में बांधने के लिए समाज को एकजुटता के क्षेत्र में बांधने के लिए मजबूर करता है। तो वो क्या कहलाता है, सांस्कृतिक दृष्टि से क्षेत्रवाद, सांस्कृतिक क्षेत्रीयतावाद। कि ये तो भाई हमारे उस गुजरात के क्षेत्र की संस्कृति है, उस क्षेत्र की इस संस्कृति की प्रकृति को बनाए रखने के लिए वहां का जो व्यक्ति है उसको भावात्मक लगाव के रूप में जोड़ा जो जाता है वो वहां की सांस्कृतिक एकता कहलाती है। और वही एक रूपता तथा एकता उस संस्कृति को क्षेत्रवाद के रूप में बांधे रखता है। ऐतिहासिक कारक के बारे में पूर्व अपन ने थोड़ी सी चर्चा भी की थी। अब उसको हम दूसरे रूप में समझने की चेष्टा करें तो कुछ ऐतिहासिक विरासत में एक रूपता होती है। भाई उसकी कोई भी ऐतिहासिक विरासत की जो समानता है या जो एक रूपता है, उसी एक रूपता को लेकर के उस क्षेत्र विशेष की जो बात है। अब राजस्थान के लोगों के बारे में, शौर्य के बारे में कई प्रकार की शौर्य गाथाएं मिलती हैं। उस शौर्य गाथा को लेकर के एक रूपता निश्चित रूप से दिखती है। तो राजस्थान के जो रणबांकुरे हैं उनकी ऐतिहासिक विरासत को देखें या पर्टिकुलर किसी क्षेत्र के लोगों ने अपने क्षेत्र या अपनी माटी, अपनी धरती के लिए अपने आप को जो आहूत किया है और वह पीढ़ी दर पीढ़ी वो व्यवस्था चल रही है, तो उस क्षेत्र की वो क्या हो गई, ऐतिहासिक विरासत हो गई।
करने के लिए उस राजा ने इस प्रकार क्षेत्रीयता की बात को बढ़ावा देते हुए अपने आप को न्योछावर किया। कालांतर में पुनः जब मौका मिला तो उसका पुत्र बड़ा होकर के आक्रमण करके उस विदेशी आक्रांता से अपने आप के राष्ट्र को स्वतंत्रता की बेड़ियों से जो मुक्त करवाता है उसके लिए संघर्ष करता है। फिर पीढ़ी दर पीढ़ी संघर्ष करता रहता है और बचाते रहते हैं। ये क्या होगी? ऐतिहासिक विरासत की क्षेत्रीयतावाद। इसी प्रकार क्षेत्रीयतावाद का एक कारक आर्थिक कारक भी है भारत। देखिए, कुछ क्षेत्रों का आर्थिक दृष्टि से बहुत विकास हो गया। उसी राज्य में एक क्षेत्र विशेष का विकास नहीं हो रहा, वो पिछड़ा क्षेत्र और पिछड़ता जा रहा है। उस आदिवासी क्षेत्र में पिछड़ापन बढ़ता ही जा रहा है। तब यदि उसी क्षेत्र के लोग अपनी आर्थिक विषमता को समाप्त करने के लिए जिस वाद का या जिस अवधारणा का प्रतिपादन करते हुए जो बात रखते हैं, वो आर्थिक कारक का क्षेत्रीयतावाद कहलाता है। बिहार में एक क्षेत्र था जिसका नाम था झारखंड। बिहार के पटना के क्षेत्र को देखो और झारखंड के क्षेत्र को देखो तो रात दिन का अंतर स्पष्ट आता है। राजस्थान में जयपुर को देखो और बांसवाड़ा डूंगरपुर को देखो तो बिल्कुल एक क्षेत्र बहुत विकसित हो गया और एक आर्थिक दृष्टि से बहुत पिछड़ापन झलक रहा है। तो उस आर्थिक आयाम को ध्यान में रख करके जो क्षेत्र विशेष की बात की अवधारणा या विचारधारा वाद के रूप में जो प्रतिपादित की जाती है या इस प्रकार की जो अवधारणा दी जाती है, वो क्या होता है? आर्थिक दृष्टि से क्षेत्रवाद कहलाता है। भाषावाद। अब जैसे किसी भाषा को लेकर के, जैसे मिथिली भाषा, राजस्थानी भाषा, गुजराती भाषा, मराठी भाषा, बंगाली भाषा, बिहू भाषा, ये भिन्न भिन्न प्रकार की जो भाषाएं हैं, ये भाषा पर्टिकुलर किसी क्षेत्र विशेष में ही होती है। गुजराती हिमाचल प्रदेश में नहीं बोली जाती है, गुजरात में ही बोली जाती है। ऑस्ट्रेलिया में समझ लो कोई व्यक्ति रह रहा है, 15-20 साल से वहीं रह रहा है, लेकिन रहने वाला गुजरात का है और वहां पर उसको गुजराती भाषा का कोई क्षेत्र का व्यक्ति मिले और गुजराती से बात करे तो कितना भाव विभोर हो जाएगा। तो अपने भाषा के प्रति जो लगाव का भाव है, दूसरी भाषा के प्रति जो अलगाव का भाव है, हम यदि भारत की स्वतंत्रता के समय के आयाम को देखें, उस परिदृश्य को समझने की कोशिश करें, तो भारत जब आजाद हुआ था 14 ही भाषाएं थी और 14 ही राज्य थे। अब वो भाषाएं बढ़ती गई, आज 22 भाषाएं हो गई और भाषा के आधार पर ही राज्यों का पुनर्गठन हुआ। सबसे पहले राज्यों के पुनर्गठन की बात जो उठी, वो कैसे उठी?
राज्यों के पुनर्गठन की बात भाषा के आधार पर उठी। श्री रामुलु पोटी ने 56 दिन तक आमरण अनशन किया। तेलुगु भाषा को ध्यान में रख करके तेलंगाना प्रदेश बनना चाहिए, इसको लेकर के फजल अली आयोग का गठन हुआ। भाषाओं के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ। सबसे पहले मुंबई और गुजरात, ये जो दो राज्य महाराष्ट्र और गुजरात जो बने, ये बॉम्बे राज्य था। मराठी और गुजराती के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ। एक महाराष्ट्र बन गया, एक गुजरात बन गया। 1956 में भाषा के आधार पर जो राज्यों के पुनर्गठन की जो बात सबसे पहले रखी गई थी, वही तेलंगाना को लेकर के अभी पूरी हुई। सबसे पहली बात भी भाषा के आधार पर क्षेत्रवाद की भावना सबसे पहले कहां बढ़ी? भाषा के आधार पर। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो, ये बात सबसे पहले क्षेत्रवाद के रूप में उत्पन्न हुई और आंध्र प्रदेश जो राज्य है उसका गठन हुआ। जाति, भारत की राजनीति में क्षेत्रीयतावाद का प्रमुख कारण जाति भी है। कास्ट पॉलिटिक्स इन इंडिया, प्रोफेसर रजनी कोठारी इस पुस्तक के अंतर्गत स्पष्ट रूप से इस बात को लिखते हैं। पूर्व में भी अपन ने क्लास में कई बार चर्चा की है कि भारत का व्यक्ति जाति में पैदा होता है, जाति में रहता है और जाति में ही मर जाता है। इस जातीय संकीर्णता की सोच से ऊपर नहीं उठ पाता। तो इस जातीय संकीर्णता की जो संकीर्ण सोच है, ये राष्ट्रवाद की जो वृत्त भावना है उसके ठीक विरोध में है, ठीक विपरीत में है। तो राष्ट्र के विरोध में या राष्ट्रवाद के विरोध में जाति को लेकर के जो भावना बलवंती हुई है, वो जातीयता क्षेत्रवाद को बढ़ावा देती है। वही जातीयता क्षेत्रवाद को बढ़ावा देती है। फलतः क्षेत्रीयतावाद है, उसका प्रमुख कारण एक क्या है? जाति भी है। इसके बाद में आता है राजनीतिक कारण। तो राजनीतिक कारणों के अंतर्गत किसी क्षेत्र विशेष को बढ़ावा देते हुए राजनीतिक दल भी बनते हैं और वही राजनीतिक दल अपने क्षेत्रीय अहम को बचाए रखने के लिए क्षेत्रवाद की उस भावना को और ज्यादा बल देते ताकि उनका राजनीतिक लाभ उन्हें मिलता रहे। अपना राजनीतिक तुच्छ स्वार्थ की पूर्ति के लिए प्रखर राष्ट्रवाद, अखंड राष्ट्रवाद की जो भावना है उसके ठीक विरोध में विपरीत या जो विलोमार्थी जो भाव है उसको वो प्रतिष्ठित कर देते। पंजाब में अकाली दल ये क्षेत्रीय दल है, केवल राजनीतिक हितों की पूर्ति करने के लिए उस क्षेत्र विशेष में अलगाव का भाव उत्पन्न करते हैं। शिरोमणि अकाली दल, इनका जो संकुचित दृष्टिकोण है ये यहीं तक सीमित नहीं रहता है।
यह संकुचित दृष्टिकोण और ज्यादा बढ़ता जाता है। पृथकता की ओर लेके जाता है। खालिस्तान क्या था? खालिस्तान की मांग कहां से उठी थी? तो इस प्रकार राजनीतिक कारक जो है वो भी हमारे अखंड राष्ट्रवाद के, प्रचंड राष्ट्रवाद के भाव को खत्म करते हुए इसी क्षेत्रवाद की भावना को आगे बढ़ाता है। डीएमके द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, एडीएमके अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, एआईडीएमके ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्र कड़गम सुश्री जयललिता। ये क्या है? ये सारे क्षेत्रीय दल है। ये क्षेत्रीय दल राजनीति में अलगाव के भाव को उत्पन्न करते हुए क्षेत्रीयतावाद को बढ़ावा देते हैं और क्षेत्रीयता के बढ़ावा देते देते यहां तक स्थिति पहुंच जाती है कि वह बात अलगाव की हो, स्वायत्तता की हो, बढ़ने लगता है। शिवसेना ये क्षेत्रीय दल था। महाराष्ट्र में अभी तक महाराष्ट्र में सिमटा हुआ है। ये क्या करता है? सन ऑफ सॉइल, धरती पुत्र की अवधारणा देते हुए महाराष्ट्र केवल मराठों का है। यहां पर बिहारी क्या मांगते हैं, बंगाली क्या मांगते हैं, मारवाड़ी क्या मांगते हैं, उसके विरुद्ध आंदोलन होता है, रक्त रंजित संघर्ष होते हैं। इस अखंडित भारत में, स्वतंत्र भारत, लोकतांत्रिक विश्व का सबसे अनुपम उदाहरण वाले इस देश में पलायन करना पड़ता है लोगों को। तो ये क्या है? ये भी क्षेत्रीयता की भावना या क्षेत्रवाद की भावना है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ये भी एक राजनीतिक दल है। इसका निर्माण गुरुजी शिबू सोरेन ने, उर्फ गुरुजी के नाम से इसको जाना जाता था। मुख्यमंत्री भी रह लिया, जेल में चला गया। यूपी की गवर्नमेंट ने कोयला मंत्री रह गया, फिर जेल में चला गया। और झारखंड में उनका अच्छा जनाधार है। वही क्षेत्रीयता की भावना, सन ऑफ द सॉइल, धरती पुत्र अवधारणा देते हुए वो स्पष्ट रूप से इस बात को कहते हैं कि यह झारखंड जो प्रदेश है इसका सुनियोजित ढंग से पिछले लोगों ने इनका विकास नहीं होने दिया। फलतः इस झारखंड का विकास पुनः होना चाहिए, इस बात को बल दिया। परिस्थिति इस प्रकार की बन गई कि उसी बलवंती भावना के कारण झारखंड का एक छोटा सा जो आंदोलन चला था उसको राजनीतिक दल बना दिया। दल बना दिया तो जनाधार उसके पीछे हो गया। जनाधार पीछे हो गया तो परिस्थिति इस प्रकार की बन गई कि वही झारखंड मुक्ति मोर्चा एक क्षेत्रीय दल बन गया। उसी क्षेत्रीयतावाद का प्रमुख कारण बन गया। तो यहां पर समझने योग्य यह बात है कि इन राजनीतिक कारणों के कारण भी या राजनीतिक कारकों के कारण भी क्षेत्रीयतावाद को बढ़ावा मिलता है।
क्षेत्रीयतावाद है उसके आर्थिक, भौगोलिक और सामाजिक कारण या वहां की परंपरागत जो जातीयता जैसी कोई निष्ठाएं है वही बलवंती नहीं होती है, बल्कि राजनीतिक कारक भी उसके लिए प्रभावी होते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने निश्चित रूप से ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया, वो सत्ता में आई। बीजू जनता दल, तो इस प्रकार के कई आपको भारत की राजनीति में जो उदाहरण मिलेंगे, वो उदाहरण केवल इसी बात का प्रमाण है कि क्षेत्रीयतावाद उस क्षेत्र विशेष के राजनीतिक कारणों के कारण उत्पन्न होती है। हम इसके व्यापक दृष्टिकोण को समझने के लिए कि भारत की राजनीति में क्षेत्रीयतावाद है, वो अंतर्राज्यीय झगड़ों का किस कारण उत्तरदायी कारक के रूप में बनते हैं। अब उसी क्षेत्रीयतावाद के कारण नदी जल के वितरण को लेकर के विवाद उत्पन्न हो जाता है। नदी जल के वितरण को लेकर के विवाद उत्पन्न हो जाता है कि पंजाब को पानी इतना दिया जाएगा, राजस्थान को इतना दिया जाएगा। इधर देखे तो गुजरात में इतना पानी जाएगा, मध्य प्रदेश में इतना जाएगा, राजस्थान में इतना जाएगा। तो नदी जल का जो कारण है यह भी क्षेत्रीयतावाद का प्रमुख कारण है। इससे क्षेत्रीयतावाद की जो भावना है उसको बहुत बल मिलता है। अब जो क्षेत्रीयतावाद है इसकी पृथकता की जो भावना है वो इतनी प्रबल हो जाती है, इतनी प्रबल हो जाती है, कालांतर में वो अपने आप को अलग एक राज्य और अलग एक देश बनाने की बात कर बैठते हैं। तो क्षेत्रीयतावाद के कारण कई दुष्परिणाम भी उत्पन्न होते हैं, कई प्रकार के दुष्परिणाम भी उत्पन्न होते हैं। आज के इस वीडियो में अपन केवल क्षेत्रीयतावाद पर ही चर्चा करें, तो उसमें अपने समझने की जो कोशिश की है उस क्षेत्रीयतावाद राष्ट्रीय एकीकरण में किस प्रकार ये परंपरागत जो निष्ठाएं हैं वो बाधा उत्पन्न करते हुए क्षेत्र विशेष की भावना को अलगाव के रूप में रखते हुए एक क्षेत्र विशेष के प्रति जुड़ाव रखते हुए किस प्रकार टकराहट उत्पन्न होती है। यही जो भावना है वो जब प्रबलता का रूप लेती है तो किस प्रकार क्षेत्रवाद बनती है उसके बारे में चर्चा। राष्ट्रवाद की जो व्यापक परिभाषा है ठीक उसके विपरीत या विलोमार्थी किसी प्रांत या राज्य के प्रति अलगाव का भाव तथा अपने प्रांत के प्रति लगाव का जो भाव है क्षेत्रीयतावाद कहलाता है। उसके बारे में अपन ने समझने की कोशिश की। इस वीडियो में अपन ने इस बात को भी समझने की कोशिश की है कि भारत में जो क्षेत्रीयतावाद है उसकी ऐतिहासिक विरासत किस प्रकार उत्पन्न हुई, किस प्रकार राष्ट्रीय आंदोलन के समय, राष्ट्रीय आंदोलन जो चल रहा था उस समय तथा जब भारत आजाद हो गया उस स्वतंत्र भारत में किस प्रकार परिस्थितियां उत्पन्न हो गई थी। जो ब्रिटिश अधीनस्थ भारत था वहां के लोगों में क्षेत्र के प्रति समर्पण का भाव इतना नहीं था जितना राष्ट्र के प्रति था, और जो देशी रियासतें थी उसमें क्षेत्र के प्रति था। तो ये क्षेत्रीयता का जो कारण था
वो भारत की राजनीति में आगे जाकर के और भी बल मिल गया और भारत की राजनीति में ऐसे कई विकार और जुड़ गए जिससे क्षेत्रीयता दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। उसके अंदर भौगोलिक कारण है, सांस्कृतिक कारण है, ऐतिहासिक कारण है, आर्थिक कारण है, भाषा, जाति और राजनीतिक कारण है। इन सभी कारणों के कारण जो रजनी कोठारी अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स इन इंडिया के अंतर्गत किस प्रकार क्षेत्रीयतावाद को समझाने की चेष्टा करते हैं उसके बारे में अपन ने इस वीडियो में समझने की कोशिश और प्रयास किया है।